नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। सनातन धर्म की बहुत बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदेहास्पद मौत हुई, वो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले। पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध मौत के 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस क्लू पुलिस के हाथ नहीं आया है। प्रयागराज में आज दिन भर वीवीआईपी मूवमेंट रहा। 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूं और इन 3 तस्वीरों का विवरण मैं आपको अगर बता दूं तो पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरी तस्वीर में डेप्यूटी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और तीसरी तस्वीर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। हाई लेवल जांच की मांग हुई और सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी कर दिया है, लेकिन इस बीच 4 बड़ी खबरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज में मैं आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव और बहुत सेंसेशनल डिटेल्स बताना चाहती हूं। अब हम आपको इस ब्रेकिंग न्यूज पर ले जाएं। ब्रेकिंग न्यूज पर पहली खबर हमारी जो बनी हुई है वो ये है कि इस पूरे घटनाक्रम का कहीं ना कहीं एक वीडियो है। ये जानकारी हमें अपने सूत्रों से मिली है कि महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध मौत सुसाइड पर एक पूरा वीडियो है। ये वीडियो फोन से उसी कमरे के अंदर बनाया गया जहां अंदर से कमरा लॉक था और पंखे से लटकी हुई बॉडी मिली थी 5:25 पर। ये बताया जा रहा है यूपी पुलिस के द्वारा। दूसरी बड़ी खबर जो इस वक्त सवाल पब्लिक का शो पर आ रही है वो ये है कि पूरा सुसाइड नोट 12 पेज का है। आनंद गिरी का नाम इसमें 13 बार लिया गया है और 17 और नाम इसमें लिए गए हैं। पूरे सुसाइड नोट में 13 लोगों के नाम हैं, 17 बार आनंद गिरी का नाम लिया गया है। ऐसा सुसाइड नोट हम आपको दिखाएंगे। ये मेरे हाथ में सुसाइड नोट है। एक और ब्रेकिंग खबर इस वक्त आ रही है। सुसाइड की कोशिश 13 सितंबर से पहले भी हुई थी। सुसाइड नोट के 5 पन्नों पर 13 सितंबर की तारीख लिखी हुई है। 13 सितंबर को पहली बार कोशिश किया गया था सुसाइड का और ये सुसाइड नोट पर जो डेट लिखी हुई है इसे काट कर फिर 20 तारीख की डेट डाली गई और बाकी के पन्ने जो हैं वो 20 तारीख के लिखे हुए बताए जा रहे हैं। ये हमारी तीसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर नंबर 4 अगर मैं आपको बता दूं, सुसाइड लेटर में लड़की, पैसों के लेन देन, धोखा, उत्तराधिकारी, इन सब का जिक्र है। ये हमारी सबसे बड़ी खबर है। किसी लड़की से किसी तस्वीर के बारे में या वीडियो के बारे में ब्लैकमेल का एक कहीं ना कहीं संदेह था। ये ब्लैकमेल सही वीडियो पे था, ये वीडियो बनाई गई थी, फेक वीडियो थी, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन ब्लैकमेल जरूर हो रहा था और ब्लैकमेल की एक वीडियो थी, ब्लैकमेल का एक ऑडियो था और इसके बेसिस पर महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। ऐसी बात हमारे सामने आ रही है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सुसाइड नोट दिखाना चाहती हूं। 13 पन्ने का ये सुसाइड नोट है। अगर हम पहला पन्ना देखें तो सीधा यहां देखेंगे 13/9/2021 की तारीख पड़ी हुई है, फिर इसे काट कर 20/9/2021 की तारीख डाली गई है और इसमें महंत नरेंद्र गिरी ने सीधी तरह से कहा है, मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, उदया प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी सन ऑफ उदया प्रसाद तिवारी की होगी। 3 लोगों का नाम क्या है? आद्या तिवारी। अब दूसरे पेज पे लिखा हुआ है, प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि इन सब पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार ये उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। तो 3 नाम बताए गए हैं। आनंद गिरी का सबसे पहला नाम है और उसके बाद आद्या तिवारी और
एक और संदीप तिवारी का नाम भी लिया गया है। अब दूसरे पेज पर मैं आपको बताऊं क्या लिखा गया है। प्रिय बलवीर गिरी मठ मंदिर की व्यवस्था प्रयास करना, बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं, जिस तरह से मैंने किया उस तरह से ही करना। आशुतोष गिरी और नितेश गिरी एवं गढ़ी के सभी महात्मा बलवीर गिरी का सहयोग करना। तो बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। कहा परम पूज्य महंत हरि गोविंद गिरी से निवेदन है कि मढ़ी का महंत बलवीर गिरी को बनाना। महंत रविंद्रपुरी जी, आपने हमेशा साथ दिया, मेरे मरने के बाद बलवीर गिरी का ध्यान दीजिएगा, सभी को मेरा प्रणाम। ये आखिरी लाइन पर लिखा गया है, ये सुसाइड नोट पर यहाँ, और ये महंत नरेंद्र गिरी ने अपना यहाँ हस्ताक्षर किया है। ये सुसाइड नोट का पेज नंबर 2। अब तीसरे पेज पर जाते हैं। यहाँ कहा वैसे तो मैं 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से ये सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिनी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के साथ मेरी फोटो लगाकर गलत काम करते हुए फोटो वायरल कर देगा, मैंने सोचा कहां कहां सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वह पद गरिमाई पद है। उन्हें अंदेशा था कि कंप्यूटर और फोन से वायरल की जाएगी। ये क्या फेक था, सही था ये वीडियो, इसके बारे में अभी पता नहीं चल पाया। अब चौथे पेज पर जाते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके लड़के संदीप तिवारी की होगी। तो बहुत विस्तार से उन्होंने ये बताया है कि ये जो काम है ये ब्लैकमेल का काम हो रहा था और इसके लिए जिम्मेदार आनंद गिरी है। कल आनंद गिरी हमारे चैनल पर थे, कह रहे थे कि मेरे साथ साजिश रची जा रही है, और ये उन्होंने 3 लोगों के और नाम लिए थे, लेकिन यहाँ आनंद गिरी को दोषी बताया जा रहा है। अब 5वें पेज पर आते हैं। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया है। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं लगातार सफाई देते रहेंगे, मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो समाज में कैसे रहूंगा, इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। अब ये 13 तारीख की इन्होंने डेट हटाकर 20 की लिखी हुई है। ये सारी बातें इस सुसाइड नोट में कहा है। अब 6ठा पेज आपके सामने रख रही हूं। आज मैं आत्महत्या कर रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी जो पहले पुजारी थे उनको मैंने निकाल दिया, और संदीप तिवारी सन ऑफ आद्या प्रसाद तिवारी की होगी। वैसे मैंने पहले ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब ये 20 तारीख की चिट्ठी है। एक ऑडियो कैसेट आनंद गिरी जारी किया था, जिससे मेरी बदनामी हुई। आज मैं हिम्मत हार गया और आत्महत्या कर रहा हूं। 2.5 लाख रुपया 25 लाख रुपया आदित्य मिश्रा से एवं 25 लाख रुपया शैलेंद्र से मांगता है। ये उन्होंने डिटेल लिखे हैं, कुछ पैसे की जानकारी भी दी है इन्होंने 6ठे पेज पर। अब अगर 7वां पेज देखें, मैं महंत नरेंद्र गिरी मठ बाघमबरी गद्दी बड़े हनुमान मंदिर लेटे हनुमान जी, वर्तमान में अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अपने होश और हवास में बगैर किसी दबाव में ये पत्र लिख रहा हूं कि जब से आनंद गिरी ने ये मेरे ऊपर असत्य मिथ्या मनगढ़ंत आरोप लगाया है, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। जब भी मैं एकांत में रहता हूं, मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, उनके लड़के संदीप तिवारी ने मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे जान से मारने का प्रयास किया। तो कह रहे हैं कि ये 3 लोगों ने मारने का भी प्रयास किया।
मारने का अगर प्रयास किया तो कोई इसकी कंप्लेंट थी, कोई इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई। इसीलिए आज सवाल पब्लिक का ये उठता है कि क्या आनंद गिरी लड़की के साथ एडिटेड तस्वीर के जरिए नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल कर रहा था? सबसे बड़ा सवाल आज इस पूरे घटनाक्रम में यही है। इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि जब नरेंद्र गिरी लिख नहीं सकते थे तो 13 पन्नों का सुसाइड नोट उन्होंने लिखा कैसे, ये कहा जा रहा है। और कल ये आनंद गिरी ने भी कहा कि उन्हें लिखना शायद आता नहीं था, बहुत ज्यादा लिखते नहीं थे। 13 पन्नों का सुसाइड नोट फिर कहां से आया? क्या सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग नरेंद्र गिरी की पुरानी हैंडराइटिंग से मेल खाती है? सुसाइड नोट में जिन 17 लोगों के नाम लिए गए हैं, क्या वो 17 लोग कौन हैं, इसकी जानकारी पुलिस दे सकती है? यही है जांच का विषय और यही सवाल आज हम सवाल पब्लिक का पर पूछ रहे हैं। और इससे पहले कि मैं अपने मेहमान आज के आपसे मिलवाऊं, मैं जाना चाहती हूं अपने सहयोगी रविकांत के पास, जो इस वक्त प्रयागराज से मठ के बाहर से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत जी, बहुत से सवाल है, जवाब इस वक्त कम है। मठ के लोगों का क्या कहना है? क्या वो मानते हैं कि ये आत्महत्या थी? क्योंकि कई तरफ से अब राजनीतिक डिमांड आ रही है कि ये हत्या हो सकती है। मठ के लोग क्या कह रहे हैं? प्रयागराज के लोग क्या कह रहे हैं? नाविका जी, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। जितने भी लोग मठ के अंदर मौजूद हैं, जो कि महंत जी को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उनसे प्यार करते थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर एक साधु या महात्मा, जिसकी सबसे मूल्यवान चीज़ होती है उसका चरित्र, अगर उसके चरित्र का हनन करने का प्रयास कोई कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो दबाव में होगा। और जिस तरीके से तथाकथित सुसाइड लेटर सामने आया है, जिसमें उस बात का जिक्र किया गया है कि उनके चरित्र को बदनाम कर दिया जाएगा, और वो कह रहे हैं कि मुझे हरिद्वार से जानकारी मिली है कि मेरी फ़ोटो को वायरल किया जाएगा, इसीलिए मैं जीना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो 12 से 13 पन्नों का सुसाइड नोट सामने आया है, जो मठ के लोग हैं उनका ये कहना था कि जब भी महंत जी को कुछ भी लिखना होता था वो अपने सहायक की मदद लेते थे, वो बमुश्किलन हस्ताक्षर करते थे, लेकिन इतना लंबा नोट वो नहीं लिखते थे। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सुसाइड नोट पब्लिक डोमेन में आया है, जिसको मठ के लोगों ने ही पुलिस को, नाविका मैम, हैंडओवर किया है, क्या ये ओरिजिनल सुसाइड नोट है या किसी ने पुलिस के आने से पहले उसको वहाँ पर रखा है? यही जांच का दायरा है। और जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो इसी बात को लेकर हो रहा है कि हैंडराइटिंग उनकी है या नहीं। लेकिन दो और महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं कि जो मठ की प्रॉपर्टी है, उस बात को लेकर आनंद गिरी और महंत जी में विवाद था, क्योंकि मठ के पीछे की जो ज़मीन है वो चाहते थे कि किसी बिल्डर को और किसी बिजनेसमैन को पेट्रोल पंप के लिए दिया जाए, जिसका विरोध किया था महंत जी ने, और उसके बाद आनंद गिरी को यहाँ से निकाल दिया गया। तो ये तनाव जो था गुरु और शिष्य के बीच में लगातार चल रहा था, प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था, और दूसरी तरफ महंत जी के चरित्र को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए थे, और हमने देखा कि सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगी गई। तो इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द अब ये जांच का पूरा दायरा है कि जो सुसाइड नोट पब्लिक डोमेन में आया है, क्या वो महंत जी ने खुद लिखा या किसी ने उसको लिखा है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें एडिट की गई हैं, मिटाई गई हैं, तारीख को चेंज किया गया है। तो पुलिस इस बात का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन मठ के लोगों का कहना है कि इस तरीके का कृत्य जो है वो महंत जी नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनको व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा होगा उनके चरित्र को लेकर, तभी जाकर वो ये एक्सट्रीम स्टेप उठा सकते हैं। रविकांत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको, आइए दर्शकों, ले जाती हूं मेहमानों से मिलवाने के लिए। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष शुक्ला, प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के। बीएसपी के एमएच खान साहब हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य, धर्मगुरु विवेक विराट, धर्मगुरु आचार्य प्रतिष्ठा, तीनों हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर भूपेश शर्मा से। डॉक्टर भूपेश शर्मा जी, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहती हूं कि जिस तरह का ये सुसाइड नोट है,
13 पन्नों का है, तारीख एक बार जिसमें लिखा है कि 13 तारीख को पहली बार कोशिश की थी आत्महत्या की, उस दिन शायद हिम्मत नहीं जुटा पाए और दोबारा काट कर उस पे 20 तारीख की डेट डाली गई है। उसमें कहीं कहीं ये भी लिखा गया है कि कुछ लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की। अब इस सुसाइड नोट का क्या महत्व है? कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इतना लिख ही नहीं सकते थे, हमेशा अपने सहयोगियों से लिखवाते थे। इस पूरे पत्र की क्या कीमत रहेगी सारे इन्वेस्टिगेशन में, सारी जांच में, जो इस वक्त एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है? जी नमिता जी, आप जैसे मेरे भी स्क्रीन पर मैं अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा था अपने तौर पर, बीइंग अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है सबसे पहले, ये जो लेख है, ये जो हैंडराइटिंग है, ये नरेंद्र जी की है या नहीं है, उन्हीं की है या नहीं है, जो भी है। और डेफिनेटली ये सुसाइडल नोट हमको ये चीज तो दर्शाता है। हम सुसाइडल नोट में सबसे पहले कई चीजें देखते हैं, तो मोटिव क्या रहा है, रीजन क्या रहा है, क्यों इंसान ने सुसाइड किया है, वो क्या बताना चाह रहा है। क्योंकि हमेशा किसी ना किसी सुसाइड नोट में जब तक कोई मोटिव नहीं होता है, वो देखना बहुत जरूरी होता है कि मोटिव क्या है। तो यहाँ पे हमें मोटिव साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक चीज दिखाई दे रहा है कि जो इनके शिष्य हैं आनंद गिरी, जिनके ऊपर भी ये इल्जाम इसमें नाम लिखे गए हैं, इन्होंने एक ऑडियो कैसेट इनकी जारी की और इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से इनकी किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ ये वीडियो वायरल करेंगे। तो डेफिनेटली एक चीज हम देखें तो यहाँ पर एक जो महंत प्रगति का जो व्यक्ति है या जो संत है, वो इससे काफी डिमीन या डिफेमेशन इससे महसूस करेगा। और डेफिनेटली ये कहीं भी ये पॉसिबल है बिल्कुल भी इस तरीके का सुसाइडल नोट लिखा जा सकता है। और जैसा कि सामने दिख रहा है कि पहले ये सुसाइडल नोट 13 तारीख को लिखा गया, इसमें काफी जो तारीख है 13 को, यानी कि वो पहले से ही काफी पहले से परेशान थे। अब मैं आपको ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए से या फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए से बता देता हूँ कि सुसाइडल नोट उन्होंने ही लिखा होगा, क्योंकि इतना लंबा सुसाइडल नोट हैंडराइटिंग चेंज करके नहीं लिखा जा सकता। एक हमको इसमें फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा। अगर एक पेज का ये सुसाइडल नोट होता, अगर खाली एक पेज या एक पैराग्राफ होता या 2 पेज भी होते तो हम मान सकते थे किसने लिखा होगा। पर यहाँ पर अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है, जो एसआईटी टीम बिठाई गई है उनकी डेफिनेटली हैंडराइटिंग मैच की जाएगी और हैंडराइटिंग में अगर ये पता चलता है ये उन्हीं का है, तो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि उनको काफी पहले से परेशान किया जा रहा था। 13 तारीख को उन्होंने ये लिखा है, यानी कि 13 से पहले का ये वाक्य रहा है, काफी दिनों तक उन्हें परेशान किया जाता रहा होगा। और वो इसके साथ साथ मैं जो एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहना चाहूंगा, एसआईटी टीम को जरूर कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिलेंगे, कुछ ना कुछ एक यानी कि डायरीज या कुछ ना कुछ ऐसे नोट और मिलेंगे यहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने अपना वृत्तांत, अपनी चीजों को लिखा होगा। और ये सुसाइडल नोट कितना लंबा थी। भूपेश जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी। अगर टेलीविजन का स्क्रीन आपके सामने है तो हम टाइम्स नाउ नवभारत पर दो ऐसी चिट्ठियां, पत्र दिखा रहे हैं। एक 2017 का जिसमें महंत नरेंद्र गिरी की एक हस्ताक्षर है और एक ये 13 पेज का जो सुसाइड नोट है इसमें जो हस्ताक्षर है। पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि बस एक नजर देखने से आपको ये हस्ताक्षर सही लग रहे हैं, एक ही शख्स के लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? क्योंकि सबसे पहला और सबसे अहम सवाल यही होगा। जी देखिए, आपने जो मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं कि जो हस्ताक्षर है उनमें थोड़ा सा वेरिएशन है, और ये वेरिएशन कभी कभी एज की वजह से भी आ सकता है। पर हालांकि माइन्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखें, अगर हम माइन्यूट इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, तो जो जिस फ्लुएंसी में दोनों चीजें लिखी गई हैं, जिस फ्लुएंसी में चाहे वो सुसाइडल नोट हो या ये जो हस्ताक्षर साफ दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लुएंटली लिखे हुए हैं। और कोई भी इंसान अगर किसी की हैंडराइटिंग बनाता है, खोज करता है, तो ये फ्लुएंसी लॉस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात, अच्छा इसके एक आप बिल्कुल सही दिखा रहे हैं, एक चीज और है, इसमें 2 बातें सामने होती है। एक तो वो लेख है जो 13 तारीख को लिखा गया, यानी कि कुछ पन्ने लगातार हैं जो 13/9 में लिखे गए हैं, उनको काट के फिर 20/9 किया गया, और कुछ पन्ने ऐसे हैं जिन पर तारीख 20 ही डली हुई है। तो जो तारीख डली हुई है, तारीख से डालने की जो पूरी जो तरीका है या जो वे ऑफ राइटिंग है, क्लास कैरेक्टरिस्टिक और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, वो सिमिलर हैं। और यहाँ पर भी आप जो लेख मुझे दिखा रहे हैं उनमें अगर हम इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अगर हम माइन्यूट चीजों को देखें, तो हमको फ्लो ऑफ राइटिंग है तो एक ही दिखाई देगा। चाहे मात्रा का देखें, आप किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो मात्रा है, ई की मात्रा है, वो लगभग जो पहली वाली ई की मात्रा है वो लगभग सेम बन रही है,
फ्लो ऑफ राइटिंग सिमिलर है। तो हाँ, पर इनमें ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्योंकि ये खाली एक सिग्नेचर है और मुझे लगता है जी कि वो कोई ना बिल्कुल, कोई जी और लेख भी लिखते रहे बिल्कुल। होंगे। माइक्रोस्कोप के नीचे देखना और इस तरह स्क्रीन पर देखना जरूर अलग होता है, फर्क होता है उसमें। लेकिन सबसे पहले जो आपने बात कही वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि फ्लो सेम लग रहा है। तो मैं इसी बात पर आऊंगी आचार्य विक्रमादित्य जी के पास। आचार्य जी, इस वक्त जब पूरा एक तरह से सनातन धर्म, हिंदू समाज आहत है इस वक्त, लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए हैं कि ये आत्महत्या थी कि नहीं। सवाल ये उठता है, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट के वक्तव्य से साबित हो रहा है कि फ्लो एक सा लग रहा है, नंबर 1, और नंबर 2, अगर किसी ने जबरदस्ती लिखा होता ये पत्र तो शायद 13 पेज का वो लिखते, क्योंकि 13 पेज में आप ज्यादा क्लूज, ज्यादा गलतियों की गुंजाइश छोड़ जाते हैं। ये सवाल आपके जहन में आता है? देखिए नाविका जी, सवाल तो बहुत हैं और पूरे भारतवर्ष के क्या जो भी संत जी के साथ थे और जो जहाँ पूरे भारत विश्व में भी जो उनके संत जी के साथ जो लोग हैं उन सब के मन में उठ रहे हैं, आपके मन में उठ रहे हैं, और जितने हमारे दर्शक हैं उन सब के मन में अलग अलग सवाल उठ रहे होंगे। और ये सवाल उठने जायज़ भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार का विषय सामने है उसको देखकर लगता है कि ये किस प्रकार का भयावह वातावरण बन गया है, और क्या एक संत महात्मा जो पूरे समाज के कल्याण के लिए बात कर रहे हैं और जो उन्होंने भाव लिखे हैं, क्या वो भी उस पर प्रकार से जो कृत्य किया गया है क्या वो कर सकते थे? सबसे पहले तो ये, जितना हम उनको जानते हैं, जितना हम पिछले काफी वर्षों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, एक बात से भी ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकते हैं। इतना निर्भीक संत जो साफ साफ हर बात को समाज के समक्ष रख दे। कोई बड़े से बड़े नेता की बात भी उनको अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने अपने बाइट्स के माध्यम से कितने बृहद रूप से साफ साफ लोगों को बताने का प्रयास किया। ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार भी ये नहीं कर सकता। आप समझे, 72 ईयर्स के करीब महात्मा जी थे, हमारे संत जी थे, और वो कैसे पंखे के साथ अपने आप को बांधा होगा उन्होंने, कैसे, जब वो चल भी नहीं ठीक पाते थे, उनके चलने में भी लिम्प करते थे, वो उनके घुटनों में तकलीफ लगती है साफ साफ, जितने भी वीडियो आप देखते हैं, उसके बाद वो कैसे 10 फुट ऊपर पंखे से रस्सी बांधकर अपने आप को लटका लेंगे। ये बहुत सारे प्रश्न हैं कि जिस प्रकार के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। क्या उन्होंने जब 2 दिन पहले सीएम साहब से मिले, डिप्टी सीएम साहब से, क्या उन्होंने उनके समक्ष बात नहीं रखी होगी? हो सकता है कि जब उन्होंने पहले लिखा हो तो जिस प्रकार का मन में उनके संकल्प चल रहा हो, अगर उनकी लाइन भी है तो किसी को जो पता चल गया हो उसने उसका उपयोग किया हो। ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, अनेक प्रश्न हैं जो उठ रहे हैं इस वक्त, और हर एक के मन में उठ रहे हैं। और उन सब के लिए आज हमारे सीएम साहब ने जिस प्रकार से, योगी जी ने एक बात रखी है कि तथ्य सामने लाए जाएंगे, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, और हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि पूरे तथ्य सामने आएंगे। एसआईटी का जो गठन किया गया है उसके द्वारा तथ्य सामने लाने का प्रयास किया जाएगा और बिल्कुल बहुत जल्दी सत्य सामने आएगा। परंतु मेरा मन में विश्वास है कि महंत जी किसी प्रकार भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। सनातनी थे, सनातन के अंदर जिस प्रकार से अंतिम क्षण तक वो लड़ने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने किस प्रकार से, जब से वो अखाड़ा परिषद में आए तब से उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए। देखें कि अब तमाम जो फर्जी बाबा लोग काम कर रहे थे उनके खिलाफ उनके पर दबाव आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर आप उनको इतने करीबी से जानते हैं तो क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि वो 13 पन्नों का ये पत्र लिख सकते थे? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि वो इतना लिख ही नहीं सकते थे, मुश्किल से हस्ताक्षर करते थे। कम से कम इस बात की पुष्टि क्या हो सकती है कि वो इतना लंबा पत्र लिख सकते थे? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं साहब। अखाड़ा परिषद में रहे होंगे, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं लिख सकते। यानी भाषा विज्ञान का उनको अच्छा सा ज्ञान रहा है, सब कुछ करते हैं और इतने बड़े पद पे रहे हैं। जितनी मेरी जानकारी है, जितना मैं समझता हूं, वो लिख सकते हैं। ऐसा कोई अनपढ़ गवाह, अंगूठा छाप तो नहीं थे, लिख सकते हैं। ये तो बात अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये सब तथ्य सामने आएंगे और बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बातें घटनाक्रम की जा सकती हैं। क्या है तथ्य, ये तो हमारे अभी हमें सरकार पर विश्वास रखना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, ये उनके ही शिष्य आनंद गिरी ने कल एक इंटरव्यू में मुझसे कहा कि वो लिख ही नहीं सकते थे। बहरहाल मैं खान साहब से पूछना चाहूंगी, खान साहब,
सरकार ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है, तमाम सवाल उठ रहे हैं, समाज आहत है इस पूरे घटनाक्रम से, लेकिन सरकार ने भी इसका संज्ञान लेते हुए एसआईटी गठित कर दी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, फिर भी इतना राजनीतिक बवाल क्यों इस मुद्दे पर? क्योंकि कुछ पार्टियों का कहना है कि ये सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कुछ लोगों ने तो राजनीतिक टिप्पणी भी करनी शुरू कर दी। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बहुजन समाज पार्टी इस बात से सहमत है कि जो एसआईटी है उसे अपना काम करने दिया जाना चाहिए? नहीं मैडम, देखिए सबसे पहले तो मैं मन जी के मृत्यु पर गहरा शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और मैं और मेरी पार्टी भी यही चाहती है कि महंत जी की जिस तरह से मृत्यु हुई है उसका खुलासा होना चाहिए। देखिए, हाथरस कांड में भी एसआईटी गठन हुआ था, उसमें खुलासा नहीं हो पाया। मेरी तो मांग है कि किसी भी हाई कोर्ट के जज से या सुप्रीम कोर्ट के जज से महंत जी के इस घटना की पूरी जांच करानी चाहिए, जिसमें कोई राजनीति न हो, जिसमें कोई आदमी अपनी रोटी न सेक पाए और सारी सही चीजें सामने आ जाए। क्योंकि जब 13 पन्ने की बात आती है, और मैं जहां तक मैं जानता हूं, मैं भी थोड़ा सा संत महंतों के बीच में रहता हूं, तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा वजन था उनका। वजन की वजह से और उम्र की वजह से वो रस्सी नहीं लटका सकते, इसमें शंका व्यक्त की जा सकती। लेकिन सही जांच तभी हो सकती है जब आप किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराएंगे, तो सत्यता सामने आ जाएगी। और सत्यता लाने के लिए ही मैं इस तरह की मांग कर रहा हूं। एसआईटी तो हर कोई भी घटना घटती है तो एसआईटी गठन हो गया। एसआईटी गठन हो जाने से सत्यता आती नहीं है, उसमें खूल पेच होने लगती है और वो लंबा चलता है, लंबा लटका रहता है। कोई मतलब नहीं है एसआईटी गठन का। एसआईटी गठन कर दिया गया है, तुरंत हाई कोर्ट के जज से जांच करानी चाहिए और सत्यता को सामने लाना चाहिए, और जो भी दोषी लोग हैं उनको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। मनीष शुक्ला जी, आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि इस वक्त कम से कम जो मांग आ रही है धर्म गुरुओं से और जो मांग आ रही है राजनीतिक गलियारों से, वो यही है कि एसआईटी का गठन शायद किसी को शांत नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, ऐसी मांग आ रही है। इसमें कोई संकोच है सरकार को? क्योंकि सवाल बहुत हैं। सवाल ये है कि 13 पेज का पत्र लिखा, उन्होंने कहा उनको पहले भी मारने की कोशिश की गई, तो ये कोशिश की गई तो किसी ने कंप्लेंट की या नहीं की, कोई संज्ञान लिया या नहीं लिया, किसी और ने भी मठ से नहीं बताया। बलबीर गिरी जिनकी बात हो रही है उत्तराधिकारी बनाने की, शायद उनको पता हो, उन्हें महंत जी ने कुछ बताया हो, लेकिन ये बात सामने नहीं आ रही है। उसके बाद बात ये भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं हरिद्वार से ये खबर आ रही थी कि कोई संदिग्ध किस्म का एक टेप कंप्यूटर से जनरेट किया हुआ बनाया जाएगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि महंत जी की उम्र, उनका वजन, ये देखते हुए किसी भी इंसान के लिए 10 फीट ऊपर पंखे से लटकना, रस्सी से अपने आप को लटकाना, पहले ऊपर तक पहुंचना आसान नहीं है, और 72 साल के महंत के लिए बिल्कुल मुश्किल रहा होगा। तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, सरकार का इस पे क्या रवैया है? देखिए, महंत श्री नरेंद्र गिरी जी की मृत्यु से धार्मिक समाज सनातन समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पूरा समाज मर्माहत है, और उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ जी स्वयं प्रयागराज गए हैं। पूरे इस प्रकरण पे उनकी निगाह स्वयं है। प्रयागराज के डीजी जोन, आईजी और डीआईजी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। और देखिए, कौन क्या कह रहा है, क्या शंका है, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जो सत्य है वो सामने आना चाहिए, और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। और आपने देखा होगा नाविका जी, हमारी सरकार कोई पूर्व की सरकारों की तरह नहीं है। जब जरूरत हुई है तो आगे बढ़ के हमने सीबीआई जांच कराई है।
पहले आंदोलन करने पड़ते थे विभिन्न इश्यूज पे इस सब जांचों के लिए। हाँ, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसआईटी की जो जांच है उसको हमको लगता है कि बढ़ने देना चाहिए। कल 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा, वो भी सामने आएगा। और ऐसे समय में एक धार्मिक व्यक्ति, एक जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनकी मृत्यु के समय में इस तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी से भी बचना चाहिए। ऐसे किसी भी बयान से बचना चाहिए जो जांच की दिशा को तनिक भी प्रभावित करता हो। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए। ये एक प्रोफेशनल पुलिस है उत्तर प्रदेश की पुलिस। तमाम केसों में साक्ष्यों को सामने लेकर आई है पुलिस। हमको लगता है कि अभी प्रवक्ता के नाते से कई चीजें ऐसी हैं जो मर्यादा के विरुद्ध है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है अगर आप उसको देखेंगे तो उन्होंने कहा कि कुछ साक्ष्य भी सामने आए हैं। हमको लगता है कि जिस तरह का घटनाक्रम है उसमें भी साक्ष्य का उल्लेख पुलिस भी नहीं करेगी और नहीं करना भी नहीं चाहिए जब तक सारी चीजों का पर्दाफाश न हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी न हो जाए। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, मनीष शुक्ला जी ने बताया है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, एसआईटी का गठन कर दिया है और कहा है कि दोषियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा, तो इस वक्त समाजवादी पार्टी की दुविधा क्या है? क्या उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर विश्वास नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे? देखिए, जिस तरह की घटना महंत नरेंद्र गिरि जी के साथ हुई है ये बहुत दुखद है और उनका हमारे बीच में जाना ये हम लोग के ऊपर में बाकी दुख का पहाड़ है और पूरे हिंदुस्तान के ऊपर में है, समाज के ऊपर में, संत समाज के ऊपर में है। संत समाज इस बात को बार बार कह रहा है और हम संत समाज के साथ खड़े हैं। संत समाज में जगतगुरु शंकराचार्य सरस्वती जी कह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी होनी चाहिए, उन्हें शक है इसके ऊपर में। कामाख्या जो पीठ के शंकराचार्य हैं वो भी इस बात को, पंचनानंद गिरि जी भी इसी बात को कह रहे हैं कि उन्हें भी इस बात पे शक है, इसकी उचित स्तरीय इंक्वायरी होनी चाहिए। जो मंडलेश्वर पुराना अखाड़ा के अत्यंत गिरि जी वो भी इस बात को मांग रहे हैं। तो जब संत समाज कह रहा है कि इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको वाइस सिक्योरिटी मिली हुई थी, आखिर वो सिक्योरिटी वाले कहाँ थे, पुलिस वाले कहाँ थे, पुलिस क्या कर रही थी, आखिर पुलिस ने संज्ञान में जो उनके साथ उनके गनर जो होते थे वो कहाँ है? अभी पता चला है गनर के बारे में, तो गनर के ऊपर पहले उनको बुला के पूछना चाहिए था सिक्योरिटी उनकी क्या कर रही थी, सो गई थी या क्या कर रही थी सिक्योरिटी, उनके बारे में जानकारी करना चाहिए। तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि सच सामने आना चाहिए और जनता के सामने सच आने में बुराई क्या? बीजेपी परेशान क्यों हो जाती है? हमने तो कोई राजनीतिक बात की नहीं, हमने तो वही बात की है जो संत समाज चाह रहा है, जो हम सब चाह रहे हैं कि हमारे सबके पूजनीय थे और उनके साथ ऐसी दुर्घटना घटी है तो कैसे घटी है, क्यों घटी है, सच सामने आने में दिक्कत क्या? बीजेपी से जब कोई सच की बात करो तो परेशान हो जाती है, जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात हो जाती है, वो डर जाते हैं, भाई इंक्वायरी क्यों मांग रहे हैं, इंक्वायरी क्यों मांग रहे हैं? अरे भाई मैंने तो इंक्वायरी तो मांगी है ना, कोई गलत काम तो किया नहीं है। आपसे ये तो नहीं कहा कि भाई इसमें बीजेपी की साजिश है, ऐसा तो हमने नहीं कहा। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश को इसमें उच्च स्तरीय सिटिंग जज से इंक्वायरी करनी चाहिए। संत समाज ये कह रहा है और हम समाजवादी लोग संत समाज के साथ मनीष शुक्ला जी, इस बात का है कि मनीष शुक्ला जी, ये बात तो अनुराग भदौरिया जी की सही है कि संत समाज की बात है, उनकी मांग है। अगर समाजवादी पार्टी भी वही मांग करती है जो संत समाज कर रहा है तो ये राजनीतिक कैसे हो गया? इसमें दो बातें हैं जी, दो बातें नायिका जी। सबको लोकतंत्र में ये अधिकार है कि अपनी बात कह सकता है, अपनी मांग कह सकता है, लेकिन देश भर के साधु और संतों का विश्वास योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उनके ऊपर है। अरे सर, आपके चैनल पे भी तमाम प्लीज आज समाज की मांग है ये, प्लीज मेरी मांग नहीं है। संत समाज कह रहा है इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी होनी चाहिए और आप संत समाज की मांग को ठुकराना चाहते हैं। इसके मतलब भदौरिया जी आपने सवाल उठाया है, जवाब मांगा है, तो बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बात कह ले, अपनी बात कहने का सबको मौका मिलना चाहिए। भदौरिया जी एक शब्द बोले ना कि संत समाज की मांग के साथ हम खड़े हैं, ये बोल दें बात कि संत समाज जो मांग कर रहा है उसके साथ बीजेपी। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब शुक्ला जी जवाब दीजिए, शुक्ला जी जवाब दीजिए। जी तो देखिए, पूरे आपके चैनल पर भी संत समाज से कई लोग बैठे हैं, मेरे पहले उन्होंने अपने विषय को रखा है, उन लोगों ने भी कहा मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा है।
अभी अनुराग भदौरिया जी के पास हो सकता है इनपुट हो कि जो सुरक्षा कर्मी है उनसे पूछताछ नहीं हुई हो। अखिलेश यादव जी के पास ये इनपुट आया हो कि नहीं पूछताछ हुई है। मेरे पास तो ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि संबंधित इस व्यक्ति से पूछताछ नहीं हुई है। ढेर सारे लोगों अभी गनर को हिरासत में अभी खबर आई है कि गनर को हिरासत में लिया गया है। अभी खबर आई है कि गनर को हिरासत में लिया गया है। तो गनर को हिरासत में लिया है तो अच्छी बात है ना। गनर को जाके हिरासत में लिया तो ये चीज पहले कर लेनी चाहिए सुबह सुबह। राजनीति मुझे मेरी बात पूरा कर लेनी चाहिए। मैं राजनीति नहीं करना चाह रहा हूँ प्रभु। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ संत समाज के साथ खड़ा हूँ और संत समाज भदौरिया जी और शुक्ला जी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि संत समाज के इतने आप शुभचिंतक हैं, तो संत समाज आज आहत है तो कम से कम आज के दिन हम अगर आपस में मैं भी तर्क वितर्क ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें और कहीं ना कहीं सांत्वना और कहीं ना कहीं न्याय की बात करें तो शायद बेहतर होगा। लेकिन मैं आचार्य प्रतिष्ठा जी से पूछना चाहती हूं। यहां अनुराग भदौरिया जी ने, आचार्य प्रतिष्ठा जी, सवाल उठाया है कि गनर को अभी हिरासत में लिया गया है, ऐसी खबर उन्होंने बताया उनके पास है और ये 28 घंटे बाद हुआ है। ऐसा क्यों, उनका ये सवाल है। मैं पूछना चाहती हूं, वाई सिक्योरिटी हो, जेड सिक्योरिटी हो, लेकिन कमरे के अंदर, घर के अंदर क्या सिक्योरिटी वाला सवाल ये कोई मायने रखता है? क्योंकि जिसकी भी जैसी भी सिक्योरिटी हो, घर के अंदर तो शायद गनमैन आपके कमरे से आपके बाथरूम तक, या आपके बाथरूम से आपके कमरे, या पूजा घर में या खाने के कमरे में शायद गनर नहीं जाता है। कम से कम मेरी समझ ये कहती है। आप समझती हैं कि अनुराग भदौरिया जी का ये सवाल अटपटा सा है? बिल्कुल नविका जी, ये दुखद है कि वो व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया हो, वो अपने ही स्थान पर, क्योंकि वो आश्रम है, क्योंकि उनका आश्रम घर सब एक ही है, वहां पर असुरक्षित है। और ये जो बात आपने उठाई है बिल्कुल सही है कि हम घर के भीतर किस स्थिति में हैं, और अगर अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक तरह की कॉन्स्पिरेसी हमारे आसपास गढ़ रहे हैं, तो ये और भी दुखद है। पर उससे भी दुखद ये है कि जिस पद के वो व्यक्ति थे, जिस आयु के वो व्यक्ति थे, और जिस साधना के पथ पर चलने वाले वो व्यक्ति थे, और जो वीडियो फुटेज, हम योग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम योग गुरु हैं, तो हम बता सकते हैं कि जो वीडियो फुटेज एक दिन पहले की हम सबके सामने आ रही है, वहां उनके किसी भी एक्ट से, किसी एक्सप्रेशन से ऐसा नहीं लग रहा कि वो अवसाद की स्थिति में है, वो डिप्रेस्ड हैं या वो परेशान है। तो ऐसा, ये बात तो गले के नीचे नहीं उतर रही कि जिस पद पर, जिस आयु पर, जिस पथ पर वो थे, वहां पर, और हनुमान जी के जो भक्त हैं वो हताश होकर या निराश होकर के आत्महत्या कर लें। और दूसरी चीज, जो एक प्रश्न आपने किया, अगर हम थोड़ा सा उनके विषय में पढ़ते भी हैं, जो साहित्य भी है या जो नेट पर भी अवेलेबल है, वहां पर एक चीज आती है कि सिर्फ उन्होंने बेसिक एजुकेशन के विषय में तो उल्लेख है, पर कहीं भी बहुत हायर स्टडीज का उल्लेख नहीं है। तो क्या ये सच है कि वो इतना लंबा पत्र नहीं लिख सकते थे? क्योंकि जो बाहर बैठा है वो उतना नहीं बता सकता, जो भीतर बैठे हैं वो लोग ज्यादा जानते हैं कि क्या वो इतना लंबा लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे। पर दूसरी ओर ये भी सत्य है कि जहां मनुष्य तन है तो वहां मनुष्य मन भी है, और मन है तो उसकी वृत्तियां भी हैं। और जीवन में कभी कभी हम उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि जो व्यक्ति इतना इन्फ्लुएंशियल हो और उसको पहले भी कभी मृत्यु तक की जैसा बताया जा रहा है धमकी मिली, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ना लिया हो। यदि ऐसा हुआ हो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो जांच एजेंसीज अपने काम कर रही हैं, और मैं उत्तर प्रदेश से हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के देखरेख में, उनकी सरकार में इस विषय पर पूरी जांच होगी, और उसमें जो भी सत्य है, जो भी तथ्य है, वो निश्चित रूप से सामने आएगा। इस मामले में मुझे लगता है न मुझे न संत समाज को किसी भी प्रकार की कोई दो राय है कि वहां पर कार्यवाही नहीं होगी। निश्चित रूप से कार्यवाही होगी, पर जांच एजेंसीज को हम अपना काम
थोड़ा समय के लिए करने दें ताकि तथ्य हमारे सामने आए। बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य बात कही आपने आचार्य प्रतिष्ठा जी। मैं गुरु आचार्य विवेक विराट जी के पास आऊंगी, लेकिन आने से पहले मैं पब्लिक के 2 सवाल सुन लूं इस चैनल पर, क्योंकि पब्लिक के मन में काफी सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। पहले पब्लिक के सवाल लेते हैं, फिर मैं आचार्य विवेक विराट के पास आती हूँ। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के तौर पर जिस बलबीर गिरी का नाम लिया जा रहा है, क्या इस घटना के पीछे वो नहीं हो सकता है? आनंद गिरी का अपने गुरु नरेंद्र गिरी के साथ पहले से ही विवाद चल रहा था, इसलिए उस पर सवाल उठाना लाजमी है। लेकिन क्या यह सब उसने अकेले किया या इसमें किसी और का भी हाथ हो सकता है? आचार्य विवेक विराट, ये सवाल सबके मन में है। बलबीर गिरी का नाम उत्तराधिकारी के नाम पर लिया गया, चिट्ठी में लिखा गया। लोग सवाल ये पूछेंगे कि वो ही क्यों और कोई क्यों नहीं, ये सवाल लोगों के मन में है। उनका क्या संबंध है? क्या वो जानते थे कि कोई उन पर प्रेशर था, ब्लैकमेल था? एक नंबर का सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि सबका कहना है कि वो बहुत विख्यात हस्ती थे, महंत थे, बहुत नाम था उनका, लेकिन अगर वो ब्लैकमेल हो रहे थे, उनके पास खबर आ रही थी हरिद्वार से कि कोई ऐसा टेप जारी होने वाला है, तो जितना बड़ा नाम होता है, कई बार अंग्रेजी में कहा जाता है लॉस ऑफ फेस, या आपकी जो बदनामी है वो भी उतनी ही बड़ी होती है अगर ऐसा कुछ बाहर आए। और इसका उल्लेख उस सुसाइड नोट में किया गया है कि बदनामी होगी, अगर सच आएगा सामने लोगों के तो सच आने में बहुत समय लगता है, झूठ के तो पैर ही नहीं होते, बस चलता रहता है। तो मैं कब तक लोगों को समझाता फिरूंगा? ये व्यथा उनके मन में थी। कम से कम अगर सुसाइड नोट उन्होंने स्वयं लिखा है तो उसमें ये व्यथा प्रतीत होती है। आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, और लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या इस रहस्य का अंदर रहने वालों को पता नहीं होगा, और क्या पहले यही व्यक्ति नहीं है जिनसे सवाल पूछना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, नरेंद्र गिरी जी जो सनातन धर्म के रक्षक थे, जो सनातन धर्म को मानने वाला समाज है उसको जो राह दिखाने वाले थे, वो इस तरह का कृत्य कर जाएं, ऐसा नहीं है। और संन्यास का अर्थ आत्महत्या को गले लगाना कभी नहीं हो सकता, और ना ही है, क्योंकि संन्यास धर्म तो ग्रहण ही किया जाता है अपने पिंडदान करके, अपने माता पिता का पिंडदान करके। तो ऐसा व्यक्ति जिसका इतना बड़ा व्यक्तित्व हो, वो आत्महत्या कर कैसे सकता है? इसी बात का तो संशय है कि ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आती है। इसमें जो नाम निकल के आ रहे हैं वो उस पत्र के माध्यम से निकल के आ रहे हैं। वो पत्र उन्होंने लिखा या नहीं लिखा, पहले तो इसी के ऊपर सवाल पैदा हो गया, क्योंकि ये बात आ रही है कि उनको तो लिखना ही नहीं आता था। तो वो पत्र लिखा किसने? वहां रहने वाले किसी व्यक्ति ने लिखा, पुलिस के आने से पहले रख दिया गया, या आनंद गिरी वाकई इसमें इन्वॉल्व थे? और दूसरी तरफ जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आनंद गिरी जी अपना माफी मांग रहे हैं नरेंद्र गिरी जी अपने गुरुजी से, तो कहीं ना कहीं वो भी इस षड्यंत्र में लिप्त नजर आ रहे हैं। और उसके माध्यम से जो 2 लोगों के और नाम आ रहे हैं, आद्य तिवारी और संदीप तिवारी, तो उनका भी कहीं ना कहीं नाम आता है। तो ये बहुत तरह की शंकाएं हैं जो हर सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के अंदर कुठाराघात पैदा कर रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि संत समाज के ऊपर बार बार इस तरह की विपत्ति आती है। पालघर में भी ऐसा हुआ कि एक बच्चा चोर के नाम से 2 संतों की हत्या कर दी जाती है। बुलंदशहर में भू माफियाओं की तरह 2 संतों की हत्या कर दी जाती है। बनारस में संतों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। संतों को अपमानित करना, सनातन धर्म को अपमानित करना, ये इसके पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र के भी हुआ है। मेरा कहीं मानना है कि जो भी संत समाज है, जो भी अखाड़ा परिषद, आपका शक किस पर है? आप कहना क्या चाह रहे हैं आचार्य विवेक विराट? आप उंगली किसकी तरफ उठा रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से संत समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो हाल ही के दिनों में भू माफिया आप कह रहे हैं की तरह
संतों को मारा गया। आप किस बात का संदेह प्रकट कर रहे हैं? देखिए, संदेह इन सब बातों को देख के लग रहा है। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं। मेरा मानना है कि जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, पिछले 2 वर्षों में इतने संतों की हत्या कर दी जाती है, और अब तो हद ये हो गई, जो सनातन धर्म को आईना दिखाते थे, यानी कि सनातन धर्म के हमारे रक्षक थे, जिनको देख के हम नतमस्तक होते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और उसको ये दिखाया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। अगर ये भी मान लिया जाए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो ऐसा उनके साथ क्या किया गया? वो कितने मानसिक रूप से प्रताड़ित थे कि उनको दूसरा कोई रास्ता ही नजर नहीं आया। मनीष शुक्ला जी, जवाब दीजिए। ये संत समाज की पीड़ा भी है। आचार्य प्रतिष्ठा जी कह रही हैं कि ये जो भी कुछ हुआ, ये अंदर क्या चल रहा था, क्या किसी को इस बात की खबर नहीं थी? अगर आत्महत्या भी है तो क्या अंदेशा किसी को नहीं था? देखिए नाविका जी, बात सही है। चाहे प्रतिष्ठा जी ने कहा, चाहे विराट जी ने कहा, ये बात ठीक है कि चाहे जो भी परिस्थिति रही हो, हत्या, आत्महत्या, जिस भी कारण से दुखद ये घटना घटी है, और वो बात सामने है, इसी के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। और निश्चित रूप से अगर वो आत्महत्या है तो उसके कारणों पर भी और आम जनता, श्रद्धालु जन, संत समाज ये जानना चाहेगा कि आखिर ये कदम उठाने के लिए विवश क्यों हुए। और हम लोग भी ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि चाहे जो परिस्थिति हो, आपके समझ में आया जब डिबेट खत्म होने को आई। जब यही तो मैं कह रहा था, तो हम क्या गलत कह रहे थे? अनुराग जी, आप वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। प्लीज नहीं, तो हमने तो वही कहा ना, जो आप कह रहे हैं वही मैंने कहा। संत समाज ये मांग कर रहा है। नहीं, अरे तो आप वही बात बोल रहे हैं जो बोल रहा हूँ। संत समाज के साथ हम खड़े हैं। आप पैनल में भी संत समाज वही बात कर रहा है जो मैंने आपसे बोला कि संत समाज को इस बात पे संदेह है। संत समाज इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी मांगता है। संत समाज अपनी बात कह रहा है, तो आप संत समाज के साथ क्यों नहीं खड़े होते? जरा बता दीजिए। आप ही कहिए कि मैं संत समाज के साथ खड़ा हूं, और संत समाज जिस बात की बात कर रहा है, संत समाज अपने आप को सिक्योर महसूस क्यों कर रहा है? आपकी सरकार में अनुराग भदौरिया जी, आपको इतना ज्ञान है अगर पूरे अखाड़े के बारे में और महंत जी के बारे में, तो क्या आप कम से कम ये गुत्थी सुलझा सकते हैं कि 13 पेज की चिट्ठी लिख सकते थे वो कि नहीं? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि वो शायद इतना लिख ही नहीं सकते, सिर्फ हस्ताक्षर किया करते थे। तो अगर आपके पास कोई अंदर की खबर है तो आप बताइए, दुनिया के सामने लाइए, और शायद पुलिस संज्ञान लेगी। देखिए नाविका जी, मैंने पहले बोला, फिर बोल रहा हूं, संत समाज पे इस बात पे संत समाज उंगली उठा रहा है कि उनको संदेह हो रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंक्वायरी करो, इसकी उच्च स्तरीय जांच बैठाओ। आप सिटिंग हाई कोर्ट से इसकी इंक्वायरी करवाओ, तो पता चल जाएगा कि जो लोग कह रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है या सच्चाई नहीं है, उसमें दिक्कत क्या है। इस बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होने लगता है जब बोलते हैं सिटिंग जज से इंक्वायरी कराओ? तो आपको भी कहना चाहिए, हाँ होनी चाहिए इंक्वायरी, इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या बुराई है उसमें? समाज का मसला है, और हमको लगता है कोई अगर हो, नाविका जी का कहना है कि आप ऑन रिकॉर्ड आइए इस बात पे, अगर जानकारी में अगर कोई गुत्थी है आपके पास। सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है, कम से कम 4 और राजनीतिक दलों ने मांग की है सीबीआई जांच की। एक तरफ कहते हैं सीबीआई पे भरोसा नहीं है क्योंकि ये एजेंसी जो है ये सरकार की एजेंसी बन गई है। दूसरी तरफ संत समाज की बात ना सुनते हुए, जांच की बात ना सुनते हुए, एसआईटी की बात ना सुनते हुए इस वक्त राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि भाई सीबीआई से जांच कराओ। जब उस जांच की रिपोर्ट आएगी उसको कितनी मान्यता ये देंगे पता नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सारे इस वक्त और समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ये सीबीआई से या हाईकोर्ट के किसी जज के द्वारा होनी चाहिए। लेकिन सवाल अभी सिर्फ इतना है कि सवाल बहुत है, जवाब कम। आज 24 घंटे हुए हैं इस मृत्यु की सूचना के बाद। ये संदिग्ध मृत्यु थी, इसको आत्महत्या कहा जाना चाहिए या इसमें कुछ और खुलासा होगा? ये समय शायद
इन्वेस्टिगेशन का है, तहकीकात का है और तहकीकात जारी है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा और कहा कि दोषियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। लेकिन शो के शुरू में हमने आपको बताया था कि ऐसा कहा जा रहा है और ये सबसे बड़ा सुराग, ये सबसे बड़ा एविडेंस जो हाथ में लगा है पुलिस के, वो ये है कि एक वीडियो बनाया गया है इस पूरे घटनाक्रम का। इस वीडियो में शायद रिकॉर्डिंग है महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या जो बताई जा रही है उसका। ये वीडियो क्या है, कैसा है, हमें बताया जा रहा है कि मौका वारदात से इसे उपलब्ध किया गया है, एविडेंस के तौर पर इसे बहुत संभाल के रखा गया है, इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा ऐसे सुनने में आ रहा है। वीडियो में क्या है, क्या इस रहस्य का सही जवाब इस वीडियो से मिलेगा? इस वीडियो की जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। कहा जा रहा है इस वक्त ये बहुत खुफिया तरीके से पुलिस ने अपने पास एविडेंस के तौर पे रखा हुआ है और कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा।